Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode of My Husband's Secret, episode 74 to 76. चैनल सब्सक्राइब कर दिए ना अपने लिए. So let's start. मनीषा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था. जिस चेहरे से वो भागती आ रही थी वो चेहरा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था. सिद्धार्थ को वहाँ देखकर मनीषा जितना ज्यादा हैरान थी उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर गुस्सा भर रहा था. आखिर वो वहाँ पर क्यों आया था? क्या वो मनीषा का पीछा कर रहा था? कहीं पिछली रात उस पर जिसने हमला किया क्या वो सिद्धार्थ का आदमी तो नहीं था? मनीषा के मन में अजीब सा शक पैदा हो रहा था. वो सिद्धार्थ को गुस्से से घूरती हुई खड़ी हुई और इससे पहले वो कुछ बोल पाती सिद्धार्थ बोल पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सिद्धार्थ की नजर मनीषा के हाथ में पकड़े फॉर्म पर पड़ी, जिसे देखकर उसने हंसते हुए आगे कहा, और ये क्या, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम्हें सड़कों पर पैम्पलेट बांटने पड़ रहे हैं? सिद्धार्थ की हंसी मनीषा के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी. उसने गुस्से से कहा, ये पैम्पलेट नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रही हूँ. सिद्धार्थ ने तंज कसते हुए कहा, रघुवंशी खानदान की बहू को ऐसे काम करना शोभा नहीं देता. और ये तुमने कैसे मामूली से कपड़े पहने हैं? ऐसे कपड़े तो हमारी कंपनी का प्यून भी नहीं पहनता. सिद्धार्थ की हर बात मनीषा का पारा चढ़ा रही थी, पर साथ ही सिद्धार्थ का वो बर्ताव उसे हैरान भी कर रहा था. आखिरी बार जब वो सिद्धार्थ से मिली थी तो उससे मिलकर उसे कुछ अलग ही महसूस हुआ था. उस दिन सिद्धार्थ काफी मैच्योर लग रहा था, पर आज जिस सिद्धार्थ से वो मिल रही थी वो उससे बिल्कुल उल्टा था. मनीषा को समझ में नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था. क्या सच में उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, या वो सिर्फ अपने मूड के हिसाब से लोगों से बात किया करता था? चाहे वजह जो भी हो, मनीषा को सिद्धार्थ की बातें अच्छी नहीं लग रही थी. उसने चिढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ, मुझे तुमसे बहस करके अपना समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है. ये सुनकर सिद्धार्थ वापस से तंज कसते हुए बोला, लगता है मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे छोटे काम करने पड़ रहे हैं. खैर मुझे इससे क्या, तुम करो अपना काम, मैं तो चला अपनी लाइफ एंजॉय करने. इतना कहकर सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और मनीषा गुस्से में वहीं खड़ी उसे जाते घूरती रही. जहां मनीषा सिद्धार्थ को वहां देखकर गुस्से में थी, वहीं रघुवंशी एम्पायर के ऑफिस में बैठा अनिरुद्ध उसी के बारे में सोच रहा था. तभी अचानक कैलाश अंदर आते हुए बोला, भरत सर ने अपनी सेक्रेटरी से कहकर अमेरिका की टिकट कराई है. मुझे लगता है उन्हें पता चल गया है कि मनीषा मैडम वही है. कैलाश की बात सुनकर अनिरुद्ध समझ गया कि आखिर भरत अमेरिका क्यों जा रहा है. वो जरूर शिरीष का पता लगाने की सोच रहा था, पर मनीषा भी वहाँ पर थी और अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि भरत मनीषा से मिले. इसलिए उसने तुरंत अपना फोन उठाया और भरत को कॉल किया. अपने केबिन में बैठा भरत एयरपोर्ट निकलने की तैयारी में था. तभी उसका फोन बजा. उसने देखा उसके फोन पर सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था. भरत ने मुंह बनाते हुए उसका कॉल रिसीव किया. दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, भरत तुम्हें कल ही मुंबई के लिए निकलना होगा. वहाँ हमारी कंपनी एक जमीन खरीदने के लिए सोच रही है. मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाकर उस जमीन की जांच पड़ताल करो. सिद्धार्थ की बात सुनकर भरत चौंक गया. उसने नकारते हुए कहा, अगर इतना ही जरूरी काम है तो तुम किसी और को क्यों नहीं भेज देते? वैसे भी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. दूसरी तरफ से आवाज आई, अब तुम कंपनी के चेयरमैन को सिखाओगे कि किस काम के लिए किसे भेजा जाए. मैंने एक बार कह दिया कि तुम मुंबई जा रहे हो तो तुम ही जाओगे. इसके आगे मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता. इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया. भरत धर्म संकट में पड़ गया. वो सिद्धार्थ की बात को टाल नहीं सकता था. हताश होकर उसने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और एलए का टिकट कैंसिल करने के लिए कहा. अगली सुबह सिद्धार्थ इंडिया पहुंच चुका था. जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा उसे एयरपोर्ट के गेट पर भरत दिखाई दिया, जो अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था. वो भरत के पास जाकर बोला, लगता है तुम बड़ी जल्दी में हो. सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देख भरत का मुंह बन गया. उसने ताना मारते हुए कहा, ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है. अगर तुम मुझे मुंबई न भेजते तो मैं इस वक्त कहीं और होता. भरत की बात सुनकर सिद्धार्थ समझ गया कि उसे मुंबई भेजने का प्लान उसके भाई का था. वो बहाना बनाते हुए बोला, अब अगर मैंने तुमसे मुंबई जाने के लिए कहा है तो जरूर कोई काम ही होगा ना. वैसे मुंबई शहर बहुत अच्छा है, अगर वक्त मिले तो वहाँ थोड़ा घूम भी लेना. सुना है समंदर से आती तेज हवा से इंसान के मन को बड़ी शांति मिलती है. भरत को सिद्धार्थ का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा. उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद ही नहीं था कि वो भरत को मुंबई किस काम से भेज रहा था. भरत ने शक करते हुए बोला, वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था ना. सिद्धार्थ ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं तो यहाँ तुम्हें सी ऑफ करने आया था. माना मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ, पर रिश्ते में तो तुम्हारा भाई भी हूँ. भरत सिद्धार्थ को गौर से देखने लगा. शायद वो उसकी बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसे मुंबई की फ्लाइट पकड़ने में देर हो रही थी, इसलिए उसने उस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और एयरपोर्ट के अंदर चला गया. भरत के वहां से जाते ही एक आदमी ट्रॉली में सिद्धार्थ का लगेज लेकर बाहर आया. सिद्धार्थ ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, अच्छा हुआ मेरा सामान देर से आया, वरना भरत को मुझ पर शक हो जाता. इतना सोचकर सिद्धार्थ आगे बढ़ा जहां एक कार उसका इंतजार कर रही थी. तभी उसी एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्राइवेट जेट के अंदर बैठे अनिरुद्ध ने कैलाश से पूछा, क्या सिद्धार्थ इंडिया पहुंच गया है? उसके बगल में बैठे कैलाश ने जवाब दिया, सिद्धार्थ सर की फ्लाइट अभी कुछ मिनट पहले ही लैंड हुई है. अब तक तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए होंगे. ये सुनकर अनिरुद्ध ने सिद्धार्थ को फोन लगाया. दूसरी तरफ से सिद्धार्थ फोन उठाते हुए बोला, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया. लो आ गया मैं वापस. अब बताओ तुम और क्या चाहते हो? अनिरुद्ध ने सधी हुई आवाज में कहा, जो तुम्हारा हमशक्ल है उसका एक्सीडेंट हो गया है
और इस वक्त वो मेरी पहचान के साथ हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक तुम्हें सारी चीजें संभालनी है और याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, ये सही है, मुझे वापस बुलाकर अब तुम खुद घूमने निकल रहे हो। इससे अच्छा तो मैं एलए में ही ठीक था, कम से कम अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ मुझे न जाने क्या क्या नाटक करना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ऑफिस जाओ और अपना काम करो। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। सिद्धार्थ ने हताश होते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन के कटते ही अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और शांत होकर बैठ गया। उसके चेहरे को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसे किसी बात की चिंता सता रही थी। कुछ ही देर में वो प्राइवेट जेट आसमान से उड़ता हुआ बादलों में कहीं खो गया। इधर हॉस्पिटल में विनायक बाबू बुआ जी के साथ अनिरुद्ध को देखने के लिए आए थे। जब वो वीआईपी वार्ड में गए तब एक कमरे में उन्होंने अनिरुद्ध को एक बिस्तर पर लेटा देखा। अनिरुद्ध के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था और उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। वो गहरी नींद में सोया हुआ था और उसके शरीर में ग्लूकोज चढ़ रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं गई और वो बिना कमरे के अंदर गए वापस लौट गए। वीआईपी वार्ड के लिफ्ट के पास बुआ जी ने उन्हें रोका और तसल्ली दी। तभी विनायक बाबू को कुछ ध्यान आया और वो बुआ जी से बोले, कमरे में अनिरुद्ध अकेला क्यों था? मनीषा उसके साथ क्यों नहीं थी? उनकी बात सुनकर बुआ जी ने भी उस बात पर ध्यान देते हुए कहा, हाँ, इस पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। इतने दिन से मनीषा घर पर भी नहीं आई है। मुझे लगा उसे यहाँ अनिरुद्ध के पास होना चाहिए, पर वो तो यहाँ भी नहीं है। विनायक बाबू ने फिक्र करते हुए कहा, मनीषा इतनी तो लापरवाह नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है और घर पर भी नहीं तो आखिर वो जा कहाँ सकती है? ये सोचकर वो और बुआ जी दोनों चिंता में पड़ गए। उनकी चिंता से बेखबर हजारों मील दूर मनीषा अपने ऑफिस में अकेली बैठी एक कंप्यूटर पर अपना काम कर रही थी। रात ढल चुकी थी और उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। कैली की मदद से वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए कैली को धन्यवाद देने के लिए उसने आज ऑफिस में बहुत सारा काम अपने जिम्मे ले लिया था। लेकिन अब मनीषा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो सुबह से काम कर रही थी और ऑफिस से सबके चले जाने के बाद भी वो अपने काम में लगी हुई थी। दिन भर की थकान के बाद उसकी आंखें थक चुकी थी। उसकी आंखों में पानी भर आया था, साथ ही उसकी दाईं आंख का धुंधलापन और ज्यादा बढ़ गया था। मनीषा को डर था कि कहीं उसकी दाईं आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाकर अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे ऑफिस में अंधेरा था, बस सामने खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी और कंप्यूटर से आती चमक उस बड़े से हॉल में हल्का उजाला फैलाई हुई थी। बंद आंखों के पीछे मनीषा अपनी उस नई जिंदगी के हर पहलू को देख रही थी। उसका एक नए देश में आना, यहाँ के लोगों और माहौल का सामना करना, 2 दिन पहले एक बदमाश के हाथों मरते मरते बचना और पिछले दिन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े श्राप सिद्धार्थ से मिलना। मनीषा ने एलए में आने से पहले अपनी नई जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सोचा था, असल में वहाँ पहुंचकर उसके साथ सब उल्टा ही हुआ। शायद उसकी जिंदगी में हमेशा एक उथल पुथल रहने वाली थी। मनीषा यही सोच रही थी कि अगर वो एलए ना आकर इंडिया में ही रहती तब उसकी जिंदगी कैसी होती। इस बात का ख्याल आते ही मनीषा को लगा कि शायद इंडिया में उसकी जिंदगी यहाँ से कहीं ज्यादा बदतर होती। यहाँ आज मनीषा के पास रहने के लिए छत थी, दोस्त के नाम पर उसकी बॉस कैली थी और एक अच्छी नौकरी थी। बाकी जो कुछ भी अभी उसकी जिंदगी में चल रहा था वो इतना भी बुरा नहीं था। ये सोचकर मनीषा ने खुद को संतुष्ट किया और वापस से अपने काम में लग गई। तभी अचानक उसे हॉल के बाहर से आती किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज सुनकर मनीषा एकदम से सहम गई। उस पूरी बिल्डिंग में उसके अलावा और कोई नहीं था। फिर वो कौन था जो इतनी रात को वहाँ चल रहा था? मनीषा को एक घबराहट सी होने लगी। उसे लगा कि कहीं उस दिन की तरह कोई बदमाश तो नहीं जो उस बिल्डिंग में घुस आया है। जैसे जैसे वो कदमों की आवाज पास आती जा रही थी, वैसे वैसे मनीषा के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी अचानक से हॉल का दरवाजा खुला और एक काली परछाई मनीषा के सामने आकर खड़ी हो गई। उस परछाई को देखकर मनीषा का दिल दहल उठा और वो नीचे से ऊपर तक कांप गई। उस काली परछाई को देखकर मनीषा सिर से लेकर पांव तक जम गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसके ऑफिस में कौन आ गया था। उसे किसी अनहोनी होने का डर था। एक अनजान देश में मनीषा किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, लेकिन ये वक्त दिमाग के सुन्न पड़ने का नहीं बल्कि दिमाग इस्तेमाल करने का था। मनीषा ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए अपने आसपास देखा। उसने अपनी टेबल की ड्रॉर खोली और उसके अंदर अपने बचाव के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ एक बड़ी सी कैंची लगी। मनीषा के अंदर की हिम्मत कुछ और बढ़ गई। उसने वो कैंची ड्रॉर से निकाली और उसे उस परछाई की तरफ दिखाते हुए बोली, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। लेकिन उस परछाई पर मनीषा की कोरी धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वो परछाई धीरे धीरे मनीषा की ओर बढ़ी। 1 कदम, 2 कदम, उसके हर एक कदम के साथ मनीषा की सांसें फूलती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रही थी। उसने वो कैंची बहुत मजबूती से पकड़ी हुई थी और बस इस इंतजार में थी कि कब वो उस परछाई पर हमला कर सके। तभी अचानक वो परछाई मनीषा के एकदम करीब आ गई और इससे पहले मनीषा उस पर कैंची से वार करती, कंप्यूटर से आती रोशनी उस परछाई के चेहरे पर पड़ी। एकाएक मनीषा का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस परछाई की तरफ देखने लगी। उसके सामने जो काले रंग की परछाई खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था।
सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देख मनीषा की जान में जान आई, लेकिन अगले ही पल एक सिहरन उसके शरीर में फैल गई। वो उस वक्त पूरे ऑफिस में अकेली थी और उसके सामने खड़ा था सिद्धार्थ, उसका सबसे डरावना सपना। मनीषा का दिल बैठने लगा। उसने अभी भी वो कैंची छोड़ी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी आ गई थी। पूरे हॉल में मनीषा की तेज चलती सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुछ पल पहले जो तनाव उसके अंदर कम होता नजर आ रहा था, वो अचानक से वापस बढ़ने लगा था। तभी अचानक सिद्धार्थ धीरे से बोला, रिलैक्स, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर मनीषा की बढ़ती बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। उस हल्की रोशनी में सिद्धार्थ का चेहरा बहुत ही शांत लग रहा था। मनीषा उससे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं भाप पा रही थी। उसने अपना हाथ नीचे किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सिद्धार्थ वहीं खड़ा शांत नजरों से मनीषा को देख रहा था। खुद को संभालने के बाद मनीषा ने तीखे शब्दों में सिद्धार्थ से कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? जितना मैं तुमसे दूर होने की कोशिश करती हूँ, उतना ही तुम मुझे परेशान करते आ रहे हो। अचानक तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जो इस वक्त तुम मेरे ऑफिस तक आ गए? मनीषा की सवाल से भरी नजरें सिद्धार्थ को घूरे जा रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद सिद्धार्थ बोला, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ा एक थैला टेबल पर रख दिया। मनीषा वो सब देखकर हैरान थी। आखिरी बार जब वो सिद्धार्थ से मिली थी तब उसका मिजाज कुछ अलग ही था। वो सीधे मुंह मनीषा से बात भी नहीं कर रहा था, बल्कि उसका बर्ताव बहुत अजीब सा था। लेकिन अभी जो शख्स उसके सामने था, उससे मनीषा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे मनीषा की परवाह हो। मनीषा का दिमाग घूमने लगा। वो अपने मन में बड़बड़ाई, क्या सच में सिद्धार्थ को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? एक पल को ऐसा लगता है जैसे उससे बड़ा कोई पत्थर दिल नहीं, वहीं अगले ही पल वो कुछ ऐसा कर जाता है जो मेरी समझ में ही नहीं आता। मनीषा हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखे जा रही थी। तभी सिद्धार्थ उसके पास वाली कुर्सी पर बैठा और उसने उस थैले से एक टिफिन निकाला। जैसे ही उसने उस टिफिन का ढक्कन हटाया, उससे आती खुशबू ने मनीषा के दिमाग को अपने वश में कर लिया। उस टिफिन में मनीषा के पसंदीदा दिल्ली के छोले भटूरे थे, और वो भी उसी स्ट्रीट फूड के जहां वो सिद्धार्थ के साथ उस रात खाना खाने गई थी। उनकी खुशबू से ही मनीषा के मुंह में पानी आ गया। तभी सिद्धार्थ बोला, बाकी बातें बाद में भी हो सकती है, फिलहाल तुम इसे खा लो। मनीषा जब से अमेरिका आई थी तब से वो सिर्फ फास्ट फूड ही खा रही थी। उसे वहाँ खाना जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो वो बस वहाँ जीने के लिए खा रही थी। लेकिन आज अपने पसंदीदा छोले भटूरे देखकर मनीषा की भूख उस पर हावी हो गई। वो बिना कुछ सोचे समझे उन पर टूट पड़ी। वो बड़ी बड़ी निवाली लेकर छोले भटूरे खाने में जुट गई और उसके सामने बैठा सिद्धार्थ शांत होकर उसे देखता रहा। अपने देश का खाना खा के मनीषा की भूख शांत हुई, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा था। ये सच है कि चाहे दुनिया में कहीं भी क्यों ना चले जाओ, आखिर में खाना अपने घर का ही हमें संतुष्ट करता है। लेकिन अपने घर से हजारों मील दूर बैठी मनीषा के लिए वो चंद निवाले रेगिस्तान में मीठे पानी के सरोवर से कम नहीं थे। मनीषा के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी और उसके सामने बैठा सिद्धार्थ उस चमक को देखकर खुश हो रहा था। तभी सिद्धार्थ धीमी आवाज में मनीषा से बोला, तुम काफी कमजोर हो गई हो मनीषा, लगता है तुम्हें परदेश रास नहीं आया। सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मनीषा के अंदर वापस से एक चिंगारी भड़क उठी। आखिर वो ऐसा बोल ही कैसे सकता था? मनीषा आज अपना देश छोड़कर परदेश में संघर्ष भरी जिंदगी जी रही थी, तो उसकी वजह सिर्फ वो ही इंसान था। वो लड़की कभी अपने शहर तक से बाहर नहीं गई थी। आज उसे मजबूरन अपने देश से इतनी दूर जाकर बसना पड़ा था। अगर सिद्धार्थ ना होता तो वो खुशी से अपनी सारी जिंदगी अनिरुद्ध के साथ बिता सकती थी। फिर ना ही उसे अपना ख्याल रखने की जरूरत थी और ना ही अपनों से दूर जाने की, क्योंकि अनिरुद्ध के साथ होने से उसे किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ झेलने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। मनीषा के दिल में एक बार फिर सिद्धार्थ के लिए नफरत जाग उठी। वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ और आज के बाद मुझसे मिलने की या फिर मुझसे बात करने की कभी कोशिश भी मत करना। मनीषा के ऐसा बोलते ही सिद्धार्थ के चेहरे के भाव बदल गए। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ और मनीषा को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। मनीषा ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का देना चाहा, पर सिद्धार्थ की ताकत के आगे उसका कोई जोर न चल सका। इससे पहले मनीषा खुद को सिद्धार्थ की पकड़ से आजाद करा पाती, सिद्धार्थ ने अपना दूसरा हाथ मनीषा के सिर के पीछे रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा और उसके होंठ मनीषा के होंठों से जा लगे। मनीषा छटपटाने लगी, लेकिन सिद्धार्थ के होंठों को अपने होंठों से अलग न कर सकी। तभी अचानक मनीषा को सिद्धार्थ के स्पर्श से एक जाना पहचाना सा एहसास महसूस हुआ। उसने छटपटाना बंद कर दिया और किसी मूर्ति की तरह शांत होकर खड़ी हो गई। मनीषा के ऐसा करने पर सिद्धार्थ का आवेश भी कम होता नजर आने लगा। वो अभी भी मनीषा से दूर नहीं हुआ था। उसके स्पर्श से सिद्धार्थ पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही उसने अपने एकदम करीब मनीषा की आंखों को देखा, जिसके अंदर उसे एक भरा हुआ समंदर नजर आया जो कभी भी उसकी पलकों की दीवार तोड़ते हुए छलक सकता था। वो दृश्य देखकर सिद्धार्थ के दिल में एक दर्द सा उठ पड़ा। उसने अपने होंठ मनीषा के होंठों से अलग किए और मनीषा को अपनी बाहों में भर लिया। मनीषा को अपने सीने से लगाते ही सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में एक साथ कई सारे कांटे चुभने शुरू हो गए हों।
वो दर्द से बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो मनीषा, मैंने आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो। मनीषा अभी भी सुन्न खड़ी थी। जब उसने सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो वो वापस से अपने होश में आई। खुद को सिद्धार्थ की बाहों में पाकर मनीषा के पूरे शरीर में एक गर्म सनसनी सी फैल गई। सिद्धार्थ लगातार मनीषा से माफी मांगे जा रहा था। मनीषा धीरे धीरे अपने विवेक को इकट्ठा कर रही थी। जब उसने पूरी तरह से खुद को संभाला तो वो चौंकी और तेजी से सिद्धार्थ को धक्का दिया। सिद्धार्थ उससे दूर हटकर खड़ा हो गया। मनीषा बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उस वक्त उसके मन में सैकड़ों जज्बात उमड़ पड़े थे, जिनको लेकर मनीषा पूरी तरह से अनजान महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो सभी जज्बात मनीषा के ऊपर हावी होने लगे। वो बेचैन होकर वहां से भागी और ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए सड़कों पर दौड़ने लगी। मनीषा के कदम एले की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उसके दिल में जज्बातों का एक द्वंद सा चल रहा था। मनीषा को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो भागते भागते कब अपने घर की दहलीज तक पहुंच गई। अपने अपार्टमेंट में पहुंचते ही मनीषा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो थक कर जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उस वक्त उस कमरे में उसके सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। रोते रोते मनीषा कमजोर महसूस करती हुई वहीं जमीन पर बेहोश हो गई। रात कब ढल गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह खिड़की से आती हुई धूप जब मनीषा के चेहरे पर पड़ी तब जाकर उसे होश आया। दिन निकल आया और मनीषा ने पूरी रात उस कमरे की जमीन पर ही गुजार दी थी। रात भर रोने के कारण मनीषा की आंखें सूज गई थी और उसकी दाईं आंख के सामने का धुंधलापन काफी ज्यादा बढ़ गया था। मनीषा को अपनी दाईं आंख की चिंता होने लगी। सर्जरी के बाद पहली बार वो इतना ज्यादा रोई थी। उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि कहीं उसकी आंख में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इस डर से मनीषा ने अपना आंख किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा। मनीषा ने अपने फोन में पास के एक डॉक्टर का पता निकाला और तैयार होने के बाद उसके क्लिनिक के लिए निकल गई। डॉक्टर फ्रेडी एक बहुत ही अच्छे आई स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने मनीषा की आंखों की बहुत सी जांचें करवाई। रिपोर्ट्स आने के बाद मनीषा डॉक्टर फ्रेडी के सामने बैठी थी। तभी डॉक्टर फ्रेडी उससे बोले, तुम्हारी कॉर्निया सर्जरी के बाद तुम्हारी दाईं आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके तुम्हारी बाईं आंख में भी फैलने की संभावना है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब हम किसी तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे हों। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी दोनों आंखों को रोशनी से बचा कर रखो, नहीं तो तुम्हें अपनी दूसरी आंख से भी हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्टर की बातें कुछ अजीब थी, लेकिन मनीषा इससे बुरी तरह से डर गई थी। वो अपनी दूसरी आंख नहीं खोना चाहती थी, लेकिन मनीषा ने अभी कुछ ही दिन पहले अपनी नई नौकरी ज्वाइन की थी। भला वो इतनी जल्दी वहाँ से छुट्टी कैसे ले सकती थी? पर मनीषा की आंखें उसकी नौकरी से कहीं ज्यादा जरूरी थी। इसलिए उसने डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने को कहा, जिसे वो अपने ऑफिस में दिखा सके। डॉक्टर से एडवाइस लिखवा कर वो उस कैबिन से निकल गई। मनीषा के वहाँ से निकलते ही अचानक से डॉक्टर के कैबिन के अंदर बना एक और दरवाजा खुला। उस दरवाजे से कैलाश बाहर आया और डॉक्टर से हाथ मिलाकर उसका धन्यवाद किया। उसके बाद कैलाश ने अपना फोन निकालकर अनिरुद्ध का नंबर लगाया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही कैलाश बोला, सर, जैसा आपने कहा था वैसा डॉक्टर ने मनीषा मैडम को समझा दिया है। अब आप अपनी अगली चाल चल सकते हैं। कंपनी हेडक्वार्टर्स में मनीषा कैली के कैबिन में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ समझ आ रहा था जैसे उसे किसी बात का संकोच हो रहा था। उसके सामने कैली अपनी बड़ी सी ऑफिस चेयर पर बैठी हाथ में एक पेपर पकड़े हुए पढ़ रही थी। उस पेपर में डॉक्टर फ्रेडी द्वारा लिखे इंस्ट्रक्शंस थे। उसमें लिखा था कि मनीषा की आंखों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसकी आंखों में जरा सी भी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, जिसके लिए उसे अगले 15 दिन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखनी पड़ेगी। ऐसी हालत में उसे ऑफिस न जाकर घर पर ही रुककर अपना ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती थी। कैली बड़े ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी, लेकिन मनीषा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे अभी कुछ वक्त ही हुआ था उस ऑफिस को ज्वाइन किए हुए, और इतनी जल्दी 15 दिन की छुट्टी लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसके छुट्टी लेने की बात उसके ऑफिस से हमेशा के लिए छुट्टी न करवा दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनीषा के पास उस अनजान देश में गुजारा करना नामुमकिन हो जाता। वो घबराई हुई आंखों से कैली के चेहरे की तरफ देख रही थी, जहां उसे उसके चेहरे के भाव थोड़े गंभीर नजर आ रहे थे। जैसे जैसे कैली अपनी आंख उस पेपर पर इधर उधर फिरा रही थी, वैसे वैसे मनीषा की सांसें तेज होती जा रही थी। तभी अचानक कैली ने वो पेपर टेबल पर रख दिया और गौर से मनीषा की तरफ देखने लगी। मनीषा का हाल काफी बुरा था, लेकिन वो अपनी आंखों की रोशनी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कुछ देर में मनीषा को देखते रहने के बाद कैली बोली, क्या तुमने पहले भी अपनी आंखें किसी डॉक्टर को दिखाई थी? ये सवाल सुनकर मनीषा घबरा गई। आखिर वो कैली को क्या बताती कि एले आने से पहले वो अपनी एक आंख अपने पति को डोनेट करके आई है? मनीषा उसे सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, आज मैंने पहली बार किसी डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाई हैं। मनीषा का जवाब सुनते ही कैली के चेहरे पर एक फिक्र के भाव आ गए। वो चिंतित स्वर में बोली, तुम्हें बहुत पहले अपनी आंखें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेनी चाहिए थी। इस पेपर में लिखा है कि तुम्हारी आंख का इन्फेक्शन काफी बढ़ गया है। अगर इसका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो तुम अपनी आंखों से हाथ धो सकती हो। कैली की बात सुनकर मनीषा ने अपने मन में सोचा कि एक आंख से तो वो पहले ही हाथ धो चुकी थी, अब अगर दूसरी आंख भी चली गई तो वो बाकी की जिंदगी कैसे बिताएगी? तभी कैली ने आगे कहा,
अच्छा हुआ आज तुमने डॉक्टर फ्रेडी को अपनी आंखें दिखा ली, नहीं तो बहुत देर हो जाती। वो यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और तुम्हें उनकी हर बात माननी चाहिए। ये सुनकर मनीषा ने हैरानी से कहा, इसका मतलब मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी चाहिए? कैली ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, बिल्कुल। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आंखें ठीक रहे? मैं तुम्हारा लीव एप्लीकेशन तैयार कर दूंगी। तुम अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाओ और जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मनीषा ने चैन की सांस ली, पर उसे इतने दिन की छुट्टी लेने में अभी भी संकोच हो रहा था। इसलिए उसने कैली से कहा, लेकिन 15 दिन तो बहुत ज्यादा है और मुझे ज्वाइन किए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अगर मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ तो? कैली ने मनीषा को बीच में ही रोकते हुए कहा, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी तुम घर जाओ और जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा करो। कैली के आश्वासन देने पर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दूर देश में उसे एक ऐसी दोस्त मिली थी जिसके होने से वो खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। मनीषा ने कैली को धन्यवाद किया और अपना लीव एप्लीकेशन देकर वहाँ से निकल गई। ऑफिस से निकलकर मनीषा अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। 15 दिन तक आंखों में पट्टी बंधी होने की वजह से मनीषा को किसी की जरूरत थी जो इतने दिन के लिए उसका ध्यान रख सके, क्योंकि आंखों में पट्टी बांधकर उसके बाकी के जरूरी काम करना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन मनीषा वहाँ किसी को नहीं जानती थी और ना ही उस शहर में कोई ऐसा था जो उसकी मदद कर सके। अगर वो पिछले कुछ दिनों में किसी से उम्मीद कर सकती थी तो वो थी कैली। लेकिन वो मनीषा के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी थी और मनीषा उसे और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसी उधेड़बुन में मनीषा अपना सिर झुकाकर अपने ख्यालों में खोई सड़क पर तेजी से चले जा रही थी। तभी अचानक मनीषा किसी से टकराई और उसके हाथ से उसका पर्स छूटकर जमीन पर गिर गया, जिस वजह से उसके अंदर का सामान सड़क पर बिखर गया। उसके सामने एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था जिसके सीने से मनीषा का सिर टकराया था। वो टक्कर इतनी जोर की थी कि मनीषा को लगा कि उसके सिर से सामने वाले शख्स को काफी चोट पहुंची होगी। मनीषा ने माफी मांगते हुए अपना सिर जैसे ही उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने वो लंबा चौड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। इससे पहले मनीषा कुछ रिएक्ट कर पाती, सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा ने हैरानी से उसे देखा। वो इंसान था या कोई चट्टान? इतनी तेज टक्कर लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद मनीषा से उससे ठीक होने का सबूत मांग रहा था। सिद्धार्थ आगे बढ़ा और अपना हाथ मनीषा के सिर पर मलने लगा। अचानक से मनीषा को पिछली रात की बात याद आई और वो सिद्धार्थ से हटकर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ समझ गया कि मनीषा के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने धीमी आवाज में उससे कहा, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसके मुंह से वापस से माफी शब्द सुनकर मनीषा चौंक गई। आखिर सिद्धार्थ किस चीज के लिए माफी मांग रहा था? उसकी इज्जत को हर रात बर्बाद करने के लिए, उसे खुद की नजरों में गिराने के लिए, या फिर उसे अनिरुद्ध को धोखा देते हुए अपना देश छोड़कर इतनी दूर आने के लिए? मनीषा के मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे थे और सिद्धार्थ की माफी उसे किसी कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। उसने अपना हाथ आगे कर सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। इस वक्त मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। इतना कहकर मनीषा नीचे झुककर अपने पर्स का बिखरा हुआ सामान समेटने लगी। सिद्धार्थ भी नीचे झुका और मनीषा का सामान उठाने में उसकी मदद करने लगा। तभी अचानक सिद्धार्थ के हाथ वो पेपर लगा जिसमें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस थे। सिद्धार्थ वो पेपर पढ़ते हुए मनीषा से बोला, तो आखिर तुम्हें अनिरुद्ध को अपने आंख देने का खामियाजा उठाना ही पड़ा। ये सुनकर जब मनीषा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो उसके हाथ में वो पेपर देखकर उसने झट से वो पेपर उससे ले लिया। उस पेपर को बैग में रखकर मनीषा वहाँ से आगे बढ़ गई, लेकिन सिद्धार्थ भी उसके साथ साथ चलते हुए बोला, तो अब तुम क्या करोगी? मनीषा ने टेढ़े मुंह जवाब दिया, मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या मतलब? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अब मुझे तुमसे मतलब नहीं होगा तो किससे होगा? वैसे भी तुम्हें किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इस शहर में तुम किसी को नहीं जानती हो। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी आंखों में पट्टी बंधे होने की वजह से तुम खुद को कोई नुकसान पहुँचा लो या फिर कोई और तुम्हें नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद को कैसे बचाओगी? सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा के कदम एकदम से रुक गए। सिद्धार्थ की बात बिल्कुल सही थी, वो शहर अकेले रहने वाला नहीं था। अचानक उसे वो रात याद आ गई जब उस पर किसी ने हमला किया था। अगर फिर से उसके साथ ऐसा कुछ हुआ तब वो क्या करेगी? ये विचार आते ही मनीषा सोच में पड़ गई। सिद्धार्थ उसके चेहरे से उसके मन का हाल जान गया। वो धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अगले 15 दिन के लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मनीषा ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। आखिर वो उस इंसान के साथ अगले 15 दिन कैसे रह सकती थी जो उसके दिल में हमेशा एक खौफ भर देता था? मनीषा उसे फौरन मना कर देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो उसे मना करते सिद्धार्थ आगे बोला, तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और ना ही तुम्हें छूऊंगा। सिद्धार्थ की आंखों में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी। मनीषा ने आज तक उसकी आंखों में वो सच्चाई नहीं देखी थी। वैसे भी सिद्धार्थ का बर्ताव थोड़ा नरम था, जिस वजह से मनीषा को उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था। वैसे भी मनीषा अगले 15 दिन तक अकेले रहने में डर रही थी। उसके लिए अकेले रहने से बेहतर था एक जानकार दुश्मन के साथ रहना। इसलिए वो सिद्धार्थ से बोली, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वो सिर्फ एक कमरा है और मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। सिद्धार्थ ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे विला में चलकर रहो, वहाँ तुम्हें एक अलग कमरा भी मिलेगा और मेरी मदद भी।
मनीषा असमंजस में थी। वो सिद्धार्थ के साथ उसके विला में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो और करती भी क्या। हार कर मनीषा उसकी बात से सहमत हुई। मनीषा की सहमति मिलते ही सिद्धार्थ खुश होते हुए बोला, ठीक है फिर मैं कल तुम्हें डॉक्टर के यहाँ से पिक करूंगा, तुम अपना सारा सामान लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाना। इतना कहकर सिद्धार्थ वहाँ से आगे चला गया और मनीषा वहीं खड़ी सोचने लगी कि क्या जल्दीबाजी में उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। किसी तरह वो दिन बीत गया। रात में ही मनीषा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी, लेकिन अभी भी उसका मन दो तरफा सोच रहा था। सुबह होते ही मनीषा अपने पूरे सामान के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। सिद्धार्थ पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर से मिलने पर उन्होंने मनीषा की दोनों आंखों में पट्टी बांध दी और उसे कुछ दवाइयां भी लिख कर दी। एक बार फिर मनीषा को अंधेरा नजर आ रहा था, लेकिन इस बार दोनों आंखों के सामने। दवाइयां लेने के बाद जब मनीषा चलने को हुई तो सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। सिद्धार्थ का स्पर्श पाते ही मनीषा ने अपना हाथ झटका और चिढ़ते हुए सिद्धार्थ से बोली, तुमने वादा किया था ना कि मुझे छुओगी नहीं। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, मुझे मेरा वादा याद है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगा तो तुम खुद को चोट पहुंचा लोगी, इसलिए मुझे अपनी मदद करने दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर मनीषा चुप हो गई। सिद्धार्थ उसे सहारा देते हुए क्लिनिक के बाहर ले आया और अपनी कार का दरवाजा खोलकर उसमें मनीषा की बैठने में मदद की। उसके बाद सिद्धार्थ मनीषा का सामान कार में रखकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और एक्सीलेटर दबाता हुआ वहां से निकल गया। दोनों को डॉक्टर के क्लिनिक से निकले 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन पूरे रास्ते दोनों चुप बैठे थे। तभी कुछ देर बाद मनीषा को सड़क पर चल रही गाड़ियों की आवाज कुछ कम होती सुनाई दी। कुछ ही देर में उसे सिर्फ सिद्धार्थ की कार की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस सड़क पर उस इकलौती गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी ना हो। मनीषा का दिल घबराया। उसे लगा पता नहीं सिद्धार्थ उसे कहाँ ले जा रहा था। उसने झिझकते हुए सिद्धार्थ से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ऐसी जगह जहाँ हमें डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं होगा। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर मनीषा का दिल बैठ गया। वो सोचने लगी कि क्या सिद्धार्थ के साथ आकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। आखिर सिद्धार्थ मनीषा को कहाँ लेकर जा रहा था? क्या मनीषा सिद्धार्थ के साथ सुरक्षित थी? कहीं सिद्धार्थ एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाइएगा, अगर रह गया हो तो राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।